नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले दोस्तों हम 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं यह आपको एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 बुक से हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हम एडोटेरिया का बिहार दरोगा मेंस का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और रहमान सर का विद्यासागर का बुक से भी प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों हम हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं, जिसमें हम 7 प्रैक्टिस सेट चला चुके हैं। और दोस्तों हम बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा का भी प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, एडोटेरिया का ही। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट था कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर वहां से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम 80 क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे और जो 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का बच जाएगा हम आपको सॉल्यूशन के साथ PDF दे देंगे। आप लोग वहां से जा करके, आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप वहां से जा करके लेकर के आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है। हम 5 सेकंड का समय दे रहे हैं क्वेश्चन के लिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोजिला। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, जबकि आपका ऑप्शन ए में दे रहा है बनिहाल दर्रा, यह जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है। और ऑप्शन बी में दे रहा है शिपकिला दर्रा, तो यह हिमाचल प्रदेश में है और यह तिब्बत से संबंध रखता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि भारत के किस राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक राज्य को। कर्नाटक राज्य को हम लोग IT पावर हाउस या सिलिकॉन स्टेट के नाम से पुकारा जाता है और कर्नाटक राज्य में ही सिलिकॉन घाटी से बेंगलुरु शहर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की एक प्रमुख जनजाति है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गद्दी। गद्दी जो है धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। गद्दी, लद्दाखी, गुज्जर, बकरवाल आदि प्रमुख है। और आपको लेप्चा जनजाति जो ऑप्शन ए में दे रहा है यह सिक्किम में है। थारू जनजाति यह आपको उत्तराखंड में है। और आपको संथाल जनजाति यह आपको झारखंड और आपको पश्चिम बंगाल में आपको संथाल जनजाति हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि लूनी नदी के संदर्भ में सही कथन चुने। 4 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कच्छ की रण की दलदली भूमि में विलुप्त हो जाती है। लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है और यह लगभग 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह हुगली की सहायक नदी है। दामोदर नदी का उद्गम स्थल जो होता है छोटा नागपुर पठार से होता है और यह नदी हुगली की सहायक नदी है। और देश की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आपको दामोदर घाटी नदी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि फूलों की घाटी अवस्थित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको मिलान करना है। 7 में मिलान करना है। दोस्तों इसमें जो मिलान करना है तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी सही आंसर नहीं दिया हुआ है। सब आंसर जो ऑप्शन में दिया हुआ है गलत है। यानी कि आपका नोक्रेक जो दे रहा है जैव आरक्षित क्षेत्र नोक्रेक, यह आपको नोक्रेक है जो मेघालय में है।
यानी कि ए का 3 होना चाहिए, ए का 3 किसी में भी नहीं है, यानी कि नोकरेक जो जल संरक्षण क्षेत्र है वह मेघालय राज्य में है। उसके बाद ऑप्शन बी में जो दे रहा है शिमलीपाल, शिमलीपाल जो हो जाएगा यह आपको ओडिशा में है, यानी कि 2 का 4 हो जाएगा, 2 का 4 भी कहीं नहीं दिया हुआ है। उसके बाद अगस्त मलाई जोन है आपका, अगस्त मलाई केरल में हो जाएगा, यानी कि सी का 2, यानी कि सी का 2 भी नहीं दिया हुआ है। उसके बाद अचना कमर जो है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हो जाएगा, यानी कि इसका ए का हो जाएगा 3, उसके बाद बी का राइट आंसर हो जाएगा 4, उसके बाद आपका सी का हो जाएगा 2 और आपका डी का हो जाएगा 1। यानी कि आप लोग इस ऑप्शन में कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, तो यानी कि नोकरेक जो जन आरक्षित क्षेत्र है वो मेघालय में है, शिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में है, अगस्त मलाई जो है वह केरल में है और अचना कमर जो है वह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। यानी कि इसका राइट आंसर आपका ये जो हम दे रहे हैं ए हो जाएगा। आप लोग इसको सुधार कर लीजिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया में निम्न में से स्थलरूढ़ देश है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाओस जो है आपको दक्षिण पूर्व एशिया का स्थलरूढ़ देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित स्थलरूढ़ देश में आपको अफगानिस्तान, भूटान, लाओस, नेपाल, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया एवं तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा स्थलरूढ़ देश है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इराक। कैस्पियन सागर क्षेत्रफल में विश्व की सबसे बड़ी झील है और इसकी सीमा 5 देशों के साथ लगी हुई है। अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा ईरान शामिल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया जो है आपका हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अटाकामा के संबंध में सही नहीं है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह दक्षिणी चिली में स्थित है, यह आपका अटाकामा के संबंध में सही नहीं है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है, सही है। और यह संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यह भी सही है और इसमें नाइट्रेट के प्रचुर भंडार है, यह भी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि होंडुरस देश की राजधानी है। 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेंगुसिंगल्पा। तेंगुसिंगल्पा जो है आपको होंडुरस देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, ऑप्शन देख लेते हैं। बुडापेस्ट जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में, यह हंगरी की राजधानी आपको बुडापेस्ट है। उसके बाद क्यूबा जो दिया हुआ है ऑप्शन बी में, यह हवाना देश की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 13 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोसिस्को जो है आपका, यह कोसिस्को जो कि है 2228 मीटर, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी कि कोसिस्को जो हो जाएगा यह आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यानी कि इसमें भी हमको लग रहा है कि ऑप्शन गलती ही दिया हुआ है। उसके बाद मैकिलने जो है ये 6190 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह उत्तरी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत है। यानी कि उत्तरी अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन बी का 4 हो जाएगा, जो कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। उसके बाद अल्ब्रुस जो है वह 5642 मीटर है अल्ब्रुस, और यह आपको रूस से यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है। तो यानी कि आपका अल्ब्रुस हो जाएगा ऑप्शन 1 में हो जाएगा, यानी कि रूस नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे यूरोप हो जाएगा। उसके बाद किलिमंजारो जो है वो आपको अफ्रीका हो जाएगा, यानी कि किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है 5895 मीटर है और यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी कि एक का हो जाएगा आपको 3, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद आपको बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका सी का 1 हो जाएगा और डी का आपको 2 हो जाएगा। यानी कि कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। देखिए, ए का 3 दिया हुआ है लेकिन बी का आपको 4 नहीं है।
यानी कि बी का 1 है, यानी कि कोई भी ऑप्शन में नहीं है। आप लोग सुधार कर लीजिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कह रहा है कि बिहार के किस पक्षी बिहार की गणना विश्व के वेटलैंड के रूप में की जाती है। 14 का राइट आंसर आप लोग को करना है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांवड़ पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको कह रहा है कि बिहार में नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल कहाँ पर है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कटिहार में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि बिहार के कितने जिले झारखंड राज्य से स्पर्श होते हैं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 जिले जो है वह झारखंड राज्य से स्पर्श करते हैं। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि भीतरकनिका अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। भीतरकनिका अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है और मगरमच्छ प्रजनन परियोजना के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 जो हाल ही में जारी की गई है वह इस श्रेणी की कौन सी रिपोर्ट है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 16वीं है। वर्ष 1987 में भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट को द्विवार्षिक रूप से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह इस श्रेणी का 16वीं रिपोर्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि बिहार में सर्वाधिक सिंचित भूमि वाला जिला है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा जो दे रहा है ऑप्शन बी में, यह आपका बिहार के सबसे सिंचित भूमि वाला जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 में कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया। ये आपको 2017-18 के मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और इस प्रस्ताव को आपको 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। ये भी आपका 2017-18 का जो मेंस हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। तो आपका कौन से मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3 और 4 दोनों, यानी कि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 जो है वह मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 14 और 21 जो है आपको प्राप्त है और अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 के अंतर्गत शामिल मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, यह विदेशी नागरिकों को नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी आप याद रखिएगा जो हम बोले हैं आपको अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, यानी कि ये भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की सूची से हटाकर इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के क के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि धन विधेयक के संदर्भ में 23 में कह रहा है कि धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा इसे अधिकतम 3 माह तक रोक सकती है। यह कथन जो दिया हुआ है यह गलत है। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है और पेश करने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति की आवश्यकता होती है और उच्च सदन यानी कि राज्यसभा इसे अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि निम्नलिखित में वह कौन सा समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही सम्मिलित होते हैं।
24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या आपका 30 सदस्य होते हैं और 30 सदस्य लोकसभा सदस्य होते हैं और इस समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधि नहीं होता है। लोक लेखा समिति में आपको ऑप्शन ए में दे रहा लोक लेखा समिति, इसमें 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा। और सार्वजनिक उद्यम समिति में भी जो कि ऑप्शन सी में दे रहा है इसमें भी 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 25 में आपको कह रहा है कि सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है। यह सलाह राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मांगता है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से किसी सार्वजनिक महत्व के विषय पर सलाह मांगता है और उच्चतम न्यायालय सलाह दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 26 में कह रहा है कि संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1985 में। भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया था और दल बदल संबंधी कानून जो है वह आपको 52वें संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि जिला नियोजन समिति की चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 243 के आपका ZD यानी कि 27 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको कह रहा है कि राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो। संसद अधिवेशन नहीं हो उस समय राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है और यह संसद द्वारा पारित कानून के समान ही होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 29 में आपको कह रहा है कि निम्न में से वरीयता क्रम की सही पहचान करें। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधानमंत्री और राज्यपाल यानी कि 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको कह रहा है कि भारत नेट योजना के तहत किस तिथि तक देश के सभी गांवों को वाईफाई से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मार्च 2020 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 में कह रहा है कि रेड डाटा बुक किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर का आपको नेचर के द्वारा किया जाता है और इसका गठन जो हुआ था 1948 में हुआ था। इसका आपका हो जाएगा IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको कह रहा है कि 19वें एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन में आयोजित किया जाएगा। चीन के ग्वांगझुंग में। उसके बाद 20वां एशियाई खेल 2026 में जापान के नागोया में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 33 में कह रहा कि वर्तमान में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशरफ गनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि प्रति वर्ष 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी में दे रहा है विश्व पर्यावरण दिवस, यह 5 जून को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो ऑप्शन सी में दे रहा है यह 7 जून को मनाया जाता है। और ऑप्शन डी में दे रहा है जैव विविधता दिवस, यह 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किया गया। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको दे रहा है कि मुद्रास्फीति से निम्न में से कौन सा वर्ग लाभ की स्थिति में रहता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 3 4 यानी कि उत्पादक, उसके बाद परिवर्तनशील आय समूह और ऋणदाता यानी कि उत्पादक, परिवर्तनशील आय समूह और ऋणदाता जो है मुद्रास्फीति में आपको लाभ की स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 37 में कह रहा है कि निम्न में से कौन मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है।
37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि SLR, CRR, बैंक दर और खुले बाजार की क्रिया, यानी कि सभी जो है आपका मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं, यानी कि 37 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि यूके सिन्हा समिति निम्न में से किससे संबंधित है। 38 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MSME। यूके सिन्हा समिति आपका MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 39 में आपको कह रहा है कि केंद्रीय बजट में पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं शामिल होता है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आपको कह रहा है कि राजकोषीय घाटा है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बजटेरी घाटा प्लस उधार एवं अन्य देयताएं जो है यह आपको राजकोषीय घाटा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है कि हाइड्रोजन गैस के विसरण की गति ऑक्सीजन गैस के विसरण की गति से कितनी गुनी अधिक होती है। 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह 4 गुनी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको कह रहा है कि आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको कह रहा है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके 3 समस्थानिक होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि उन पदार्थों के द्रव्यमान दाब बढ़ाने से क्या होता है जिसका आयतन गलने से बढ़ जाता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ जाता है। उन पदार्थ के द्रव्यमान दाब बढ़ने से क्या होता है जिसका आयतन गलने से बढ़ जाता है, यानी कि 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ जाता है। यानी कि आपको इसका उदाहरण हो जाएगा मोम, तांबा आदि। उन पदार्थों के द्रव्यमान दाब बढ़ने से बढ़ जाते हैं जिसका आयतन गलने से बढ़ जाता है, इसका उदाहरण मोम, तांबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2.41 आपको होता है हीरा का अपवर्तनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि निम्न में से रक्त किसका उदाहरण है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कोलाइट का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 48 में आपको कह रहा है कि प्याज लहसुन में गंध किस धातु के कारण होती है। 48 का राइट आंसर आप लोगों को करना है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि 1 हेक्साग्राम कितने के बराबर होता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 18 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि जब हम तैरते हैं किसी नदी या तालाब में तो न्यूटन की कौन सी गति कार्य करती है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा, यानी कि थर्ड लॉ गति कार्य करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि प्रथम नियम को क्या कहते हैं। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको हम लोग गैलीलियो का नियम कहते हैं। न्यूटन के प्रथम गति नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 52 में आपको कह रहा है कि उपग्रह का परिक्रमण काल किस पर निर्भर नहीं करता है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि किसी आदर्श तरल का सांद्रता कितना होता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उसका सांद्रता 0 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग का वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गामा किरणें का वेधन क्षमता जो होता है वह सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको कह रहा है कि किसी वस्तु का ताप निम्न में से कितना से कम नहीं हो सकता है।
55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -273 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं हो सकता है और इसे परम सुनताप भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको कह रहा है कि जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल होता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80% भाग जो होता है आपका जल होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 57 में कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 में कह रहा है कि अर्धसूत्री वन विभाजन में सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 में कह रहा है कि प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक निम्न में से कौन है। 59 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि CO2। प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक आपको CO2 दे रहा है। यहाँ पे CO2 ना होकर यहाँ पे CO होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक इनमें से कौन है, यानी कि 59 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SO2 होना चाहिए। SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक कौन है, तो ऑप्शन नंबर डी SO2 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको 60 से लेकर के आपको 80 तक मैथ और रीजनिंग दिया हुआ है। उसके बाद हम 81 से स्टार्ट करते हैं। तो 81 से देख लेते हैं। तो 81 में आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 में कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है 81 का। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का पहला युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि महलवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था। 82 का राइट आंसर आप लोग करना है। 82 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लाया गया और इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि पर ग्राम समुदाय का सामूहिक अधिकार होता था और यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा पंजाब में सर्वप्रथम लागू की गई। नेक्स्ट देख लेते हैं। 83 में आपको कह रहा है कि पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर आप लोग करना है 83 का। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एरन अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में भंडारण और वितरण की सुविधा में कमी हो और इसके कारण मूल्यों में बढ़ोतरी हो तब यह स्थिति कहलाएगी। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह संरचनात्मक मुद्रास्फीति कहलाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की और इसके अतिरिक्त उसने तुर्कान ने चिहलगानी की स्थापना की तथा उसने शुद्ध अरबी के सिक्के भी जारी किए। नेक्स्ट देख लेते हैं। 86 में आपको कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। आपका सही नहीं है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 ईस्वी में किया गया और वर्ष 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। सही है। उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा था, यह भी सही है। और उन्हें सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना की, यह भी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 87 में कह रहा है कि बौद्ध धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध का जन्म 566 ईस्वी में पूर्व में हुआ था। यह आपको दिया हुआ है जो गलत है। बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था और उनकी मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें।
88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहले आपको प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 में हुआ था, उसके बाद आपको बेदरा का युद्ध जो हुआ था 1759 में हुआ था, उसके बाद वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, उसके बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1767 से 69 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 3 1 4। नेक्स्ट देख लेते हैं 89 में कह रहा है कि महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अब्दुल कादिर बदायूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है कि वर्ष 1922 में कांग्रेस की गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चित्तरंजन दास ने किया था। 1922 ईस्वी में कांग्रेस का गया अधिवेशन के अध्यक्षता देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एहुल अभिलेख जो स्कंदगुप्त दे रहा है यह सही नहीं है। एहुल अभिलेख का संबंध पुलकेश सिंह द्वितीय से है। हाथी गुफा अभिलेख खाड़वेल सही है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन सही है, और प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त ये आपका सही है। लेकिन ऑप्शन सी में दे रहा है एहुल अभिलेख, यह आपका पुलकेश सिंह द्वितीय हो जाएगा, स्कंदगुप्त नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 92 में कह रहा है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्ध को क्रम से सजाएं। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देवरा का युद्ध पहले हुआ था 1531 में, उसके बाद चौसा का युद्ध 1539 में, उसके बाद बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 में, उसके बाद सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 1555 ईस्वी में हुआ था, यानी कि 92 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 93 में देख लेते हैं अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब कब बना। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना, और अलीवर्दी खां 1739 में बिहार का सूबेदार बना था तथा 1740 में बंगाल का नवाब बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि महात्मा गांधी को किस व्यक्ति ने अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल ने। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 95 में कह रहा है कि किस शासक को उग्रसेन, एकराट और सर्वतांत्रक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापदम नंद को। महापदम नंद नंद वंश के संस्थापक थे, जिन्हें उग्रसेन, एकराट, सर्वछत्रांतक आदि उपाधियां प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 96 में कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। 96 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1917 का अधिवेशन जो कोलकाता में हुआ था, वहीं पे आपको एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया था। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू को बनाया गया था, जो कि कानपुर अधिवेशन में बनी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं 97 में कह रहा है कि किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसका राइट आंसर आप लोगों को करना है, यानी कि 97 का। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौरी चौरा कांड। 5 फरवरी 1922 की घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 98 में कह रहा है कि किस पुर्तगाली नेक्स्ट देख लेते हैं 98 में कह रहा है कि किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई। किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्मेडा। फ्रांसिस्को द अल्मेडा 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया और उसने हिंद महासागर क्षेत्र पर नियंत्रण करने हेतु ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति चलाई। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 99 में कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किसे शेरनी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लोकमाता एवं अरविंद घोष ने अग्नि शिखा कहकर संबोधित किया है। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्गरेट नोबल। मार्गरेट नोबल सिस्टर निवेदिता एक आयरिश शिक्षिका एवं समाज सेवी थी जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। उन्हें शेरनी, लोकमाता और अग्नि शिखा आदि उपाधियां दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम हो जाएगा, हरेक पंथ के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिंबिसार जैन धर्म का अनुयायी था। यह आपका सही नहीं है। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था और पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने लगभग 28 वर्ष तक शासन किया और इसने राजगृह नामक नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया और बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों को राज विस्तार का आधार बनाया।
तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था, जो कि हम आपको एडुटेरिया के बुक से लाए थे। इससे पहले दोस्तों हम 6 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसे सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सअप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।